हेलो एवरीवन। तो आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है नए लेक्चर में। पिछली क्लास में हम लोगों ने फैक्टर्स जो कि इफेक्ट करता है रेजिस्टेंस को, इसके बारे में देखा था कि कैसे लेंथ करता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, फिर उसके बाद नेचर, अलग अलग कंडक्टर की अलग अलग नेचर होती है, और उसके बाद हमने उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर कैसे डिपेंड करता है, लेंथ पे कैसे करता है, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा था और एक फॉर्मूला भी निकाला था, R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस फॉर्मूले का यूज करते हुए बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि इस टॉपिक पे, रेजिस्टेंस वाले टॉपिक पे हमारी कमांड अच्छी हो जाए। अब देखिए, इस टॉपिक पे बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम जब डायमीटर को डबल कर देंगे तो क्या होगा, डायमीटर को आधा कर देंगे तो क्या होगा, खींच के मतलब खींच के हमने लेंथ को बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा। फिर उसके बाद ऐसे कई वैरायटी के सवाल बनते हैं और ये थोड़े से मतलब कि अच्छे लेवल के सवाल होते हैं। कई बार तो कंपटीशन में भी इस तरीके के सवाल पूछ लिए जाते हैं, बोर्ड में तो पूछे ही जाते हैं। तो इसीलिए आज के जो भी मैं 4-5 क्वेश्चंस करवाऊंगा बहुत ध्यान से देखिएगा और पिछली क्लास को एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, उसके बाद ही इसको देखिएगा, ठीक है ना। कि कैसे किन के ऊपर कौन सा कैसे डिपेंड करता है, उसको पिछली क्लास में मैंने बहुत डिटेल में समझाया था, तो आप उसको पहले एक बार रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद इसको देखिए। चलिए, तो ये जो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी है इसको हम लोगों ने कर लिया था। रेजिस्टिविटी बोले तो रो, ठीक है। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी हम लोगों ने कर लिया था और इसके आगे अब हम लोग चलते हैं। अच्छा, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आई थी, सबको याद हो जाना चाहिए कि ये ओम मीटर आया था। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आई थी, ओम मीटर। चलिए, एक जरा एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। बोल रहा है कि ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी बताइए, मतलब रो का ऑर्डर बताइए कि सिल्वर है, पेपर है, कॉपर है, एल्युमिनियम, नाइक्रोम, आयरन। हमारे पास ये सारे मटेरियल्स हैं, किन में रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी और किन में कम होगी, उसको ऑर्डर वाइज आप लिख दीजिए। अच्छा, मतलब रेजिस्टिविटी हमसे पूछ रहा है, यानी कि वो डायरेक्ट रूप से हमसे पूछ रहा है कि इनमें से किस में ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। आर इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए होता है, तो एल और ए की तो बात हो नहीं रही है यहाँ पे, इस रेजिस्टिविटी की बात हो रही है। तो अगर किसी का रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, यानी कि वो करंट के फ्लो को ज्यादा रोकेगा, करंट को फ्लो अच्छे से नहीं होने देगा। तो आपको इसमें से यहीं इसको ऑर्डर में लिखना है। तो एक बात तो हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस का ऑर्डर या रेजिस्टिविटी का ऑर्डर दोनों सेम बात है। रेजिस्टेंस बोलो तो या रेजिस्टिविटी बोलो तो, क्योंकि रेजिस्टिविटी जिसकी ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो यानी कि रेजिस्टेंस का ऑर्डर या रेजिस्टिविटी का ऑर्डर कुछ ऐसे होता था कि भैया इंसुलेटर में जितने भी इंसुलेटर होते थे उन सब में बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी होती थी, इसी कारण से वो करंट को फ्लो नहीं होने देते हैं। तो इंसुलेटर में रेजिस्टिविटी का ऑर्डर, मैं ये रेजिस्टिविटी ऑर्डर लिख रहा हूं, बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका एलॉय होता है और उसके बाद आपका आता है कंडक्टर, यानी कि जो प्योर मेटल्स होते हैं। यानी प्योर मेटल्स में रेजिस्टिविटी कम होती है, यानी ये करंट को ज्यादा फ्लो होने देगा। एलॉय इससे थोड़ी सी ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है, तो यानी कि ये करंट को भी फ्लो होने देगा लेकिन उतनी अच्छे से नहीं होने देगा जितना कंडक्टर होने देगा, प्योर मेटल्स होने देगा। और इंसुलेटर में तो इतनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है कि ये तो करंट को फ्लो होने ही नहीं देता। तो जरा अपने क्वेश्चन का ऑर्डर हम लोग लिख लें। रेजिस्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, इनमें से इंसुलेटर कौन सा है बताइए, पेपर। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका पेपर, इसमें सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी, यानी ये करंट को बिल्कुल फ्लो नहीं होने देगा। उसके बाद आपके आते हैं एलॉय, तो एलॉय यहां पर नाइक्रोम है, नाइक्रोम आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम और आयरन, ये सारे के सारे कंडक्टर होते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा अच्छा कंडक्टर होता है। तो वैसे तो आपको ये सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है,
लेकिन फिर भी ये थोड़े से ज्यादा जनरल यूज होने वाले हैं, इसलिए आप इनको थोड़ा दिमाग में रखिएगा कि यहां पे आएगा आयरन। आयरन की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। उसके बाद आएगा एल्युमिनियम, उसके बाद आएगा आपका कॉपर, और उसके बाद आएगा आपका सिल्वर। मतलब सिल्वर में रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है। यानी अगर करंट फ्लो की हम बात करें, ये जो करंट है किसमें अच्छा करंट फ्लो होगा, तो ऑर्डर को उल्टा कर दो, यानी कि सिल्वर में सबसे अच्छा करंट फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि इसमें रेजिस्टिविटी सबसे कम है, तो इसलिए सिल्वर में करंट सबसे अच्छा फ्लो होगा। देन कॉपर, देन एल्युमिनियम। इसीलिए अगर अच्छा वायर होगा ना, अगर वायरिंग जो होती है हमारे घरों में, ये बात भी कहीं नोट करके लिख लीजिएगा कि जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए हम लोग जिस वायर का यूज करते हैं वो कॉपर और एल्युमिनियम का ही ज्यादा यूज करते हैं। और उसमें भी कॉपर का अगर आप यूज करोगे तो ये अच्छे से करंट को फ्लो होने देगा। लेकिन दिक्कत ये होती है कि कॉपर थोड़ा महंगा होता है एल्युमिनियम के कंपेयर में, तो इसीलिए एल्युमिनियम का भी यूज ज्यादा तौर पे होता है, क्योंकि ये सस्ता भी है और करंट भी अच्छा खासा फ्लो होने देता है। लेकिन एल्युमिनियम से अच्छा कॉपर होने देता है, लेकिन चूंकि महंगा होता है कॉपर, इसलिए कई बार इसको अवॉइड भी किया जाता है। उसके बाद आपका आयरन हो गया, उसके बाद आपका ये नाइक्रोम आ गया, और पेपर में तो बिल्कुल होता ही नहीं है, पेपर में तो ये इंसुलेटर ही है। तो ये है आपका करंट फ्लो कैसे होगा, और ये है आपका रेजिस्टिविटी का ऑर्डर कैसे। ठीक है ना, एमसीक्यू में हो सकता है ये क्वेश्चन दे दें और वो 4 ऑर्डर बनाए हों, उनमें से कोई एक ऑर्डर सही होगा। इस टाइप के सवाल आ सकते हैं। अच्छा, एक दो बातें और नोट करके लिख लीजिए, जैसे मैंने अभी एक नोट बोला। कभी देखिए, इसीलिए मैं एक बात आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि आप लोग एनसीईआरटी की बुक एक बार जरूर पढ़िए। जैसे जैसे टॉपिक आपका होता जा रहा है, वैसे वैसे आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे ना, तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स आपको मिलेंगी। कई बार हम लोगों से मिस हो जाती हैं, छोटी छोटी पॉइंट्स हम लोग नहीं बता पाते हैं, तो मिस हो जाती है ना। तो इसके लिए सबसे अच्छा रास्ता है कि जैसे भी कोई टॉपिक आपका खत्म हो या चैप्टर खत्म हो, एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। बाकी कोई किताब पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन एनसीईआरटी को एक बार जरूर पढ़िए। ओके, तो मैं ये बोल रहा हूं, अगर आ जाए सवाल कि बताओ इलेक्ट्रिकल वायर के ट्रांसमिशन के लिए जनरली कौन से कंडक्टर का यूज किया जाता है, तो आप लिखोगे कॉपर एंड एल्युमिनियम। मान लो ऑप्शन में 5-6 हैं, मतलब 4 ऑप्शन है, जिसमें कि चारों ऑप्शन में कुछ कुछ दिया गया है। एक ऑप्शन कॉपर एंड एल्युमिनियम का है, तो ये टिक हो जाएगा। ओके ना, तो कॉपर एंड एल्युमिनियम का इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम लोग जनरली यूज करते हैं, तो ये बात लिख लीजिए। दूसरा देखिए, जो हमारे बल्ब होते हैं, तो वो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट्स होता है ना, जो ग्लो करता है ऐसे तार की तरीके, आप देखिएगा बल्ब के अंदर जो पीले कलर का बल्ब होता है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। आजकल तो एलईडी लाइट आ गई हैं, सीएफएल आ गए हैं, तो इसमें तो नहीं, लेकिन जो पीले कलर का बल्ब होता था बड़ा वाला, उसमें आप देखिएगा कि एक यहाँ पे ना ऐसे लगा होता है, और ऐसे ऐसे करके, ये इसको फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का बना होता है। तो अगर कभी ये सवाल आ जाए कि बताइए बल्ब का फिलामेंट किस चीज का बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जब आप बुक पढ़ोगे ना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी। बुक पढ़ोगे, ये छोटे छोटे पॉइंट्स मिले, अपने नोट्स में इसको लिखते जाओ। एक क्वेश्चन ट्रू या फॉल्स में आपको बताना है, मैं बोल रहा हूं ट्रू या फॉल्स में, इसको आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। देखिए, द resistivity of a substance depend upon length and thickness। थिकनेस मैंने बोल दिया, यानी वहीं क्रॉस सेक्शन एरिया की बात हो रही है। थिकनेस यानी क्रॉस सेक्शन एरिया। द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड अपॉन लेंथ एंड थिकनेस ऑफ कंडक्टर, ऑफ कंडक्टर।
ये बात सही है कि गलत है, ये आप सोचकर अभी मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में बताइए, उसके बाद आप आगे वीडियो देखिए। ठीक है, तो मैं इसका आंसर बता दूं कि ये बात बिल्कुल है गलत। ये बात क्या है? बिल्कुल गलत है। क्योंकि भैया रजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है, रजिस्टेंस करता है। रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी में डिफरेंट होता है। ठीक है ना? अगर एक कंडक्टर है तो कंडक्टर की उसकी हार्ड कोर प्रॉपर्टी होती है रजिस्टिविटी। जैसे कि किसी भी सब्सटेंस की एक हार्ड कोर प्रॉपर्टी होती है कि उसकी डेंसिटी कितनी होगी। अब पानी तुम चाहो तो एक चम्मच लो या एक ग्लास लो या एक बाल्टी लो, कितना भी तुम पानी लो उसकी डेंसिटी हमेशा सेम रहेगी, क्योंकि डेंसिटी इज द हार्ड कोर प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। वो उसके अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपने पानी कितना लिया है। वैसे ही रजिस्टिविटी इज द हार्ड कोर प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर। कंडक्टर की वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है जो ये बताता है कि उसकी कितनी क्षमता है करंट को रोकने की। ठीक है ना? तो वो चाहे तुम कितना भी लंबा ले लो, कितना भी मोटा ले लो, वो नहीं चेंज होने वाला। हाँ, रजिस्टेंस जरूर चेंज हो जाएगा। रजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, पहले कुछ होगा बाद में कुछ और हो जाएगा, बट रजिस्टिविटी इज द उसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी। बात समझ में आई ना? तो ये बात गलत लिखी है। रजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ एंड थिकनेस ऑफ ए कंडक्टर। अगर यहां पे मैंने रजिस्टेंस लिखा होता तब ये बात सही होती। क्या बात समझ में आ रही है? तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस कहां से बनेंगे? आपके कंसेप्ट से ही बनेंगे। जो आपके कंसेप्ट होते हैं उसी से बनेंगे। तो कंसेप्ट पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, और बाकी इस टाइप के सवाल तो मैं अभी आगे और भी करवाऊंगा। चलिए, पहला सवाल हम लोग देखते हैं। पहला क्या, पहले भी 2-3 हो गए, लेकिन न्यूमेरिकल टाइप में पहला सवाल। आइए। अ कॉपर वायर, एक कॉपर का वायर है ऑफ लेंथ 2 मीटर। एक ये कॉपर का वायर है जिसकी लेंथ आपकी क्वेश्चन में गिवन है कि ये 2 मीटर है। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ये इस वाले एरिया की बात हो रही है। ठीक है ना? क्रॉस सेक्शन का मतलब यही होता है कि जैसे ये वायर है तो वायर एक सिलेंड्रिकल रूप में होता है और उसके सामने वाला जो पोर्शन होता है वो सर्कल होगा, तो इसी को हम लोग क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। दिस इज द क्रॉस सेक्शन ए। और ये चूंकि एरिया है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? ये सर्कल की तरीके एरिया होता है तो पाई आर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। सर्कल जैसा ही तो है ये सामने की तरफ। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया इसने दे दिया ये वाली वैल्यू, देखिए 1.7 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। और बोल रहा है कि इसकी रेजिस्टेंस भी गिवन है कि इसकी रेजिस्टेंस है 2 इंटू 10 की पावर -2 ओम। तो हमसे रजिस्टिविटी पूछ रहा है, यानी कि रो की वैल्यू पूछ रहा है कि रो कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया? एक कंडक्टर दिया गया है कॉपर वायर का जिसकी लेंथ दी गई है 2 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया गया है और उसका रेजिस्टेंस भी दे दिया गया है। आपसे रजिस्टिविटी पूछा जा रहा है। ठीक है ना? तो सबसे पहले आप ऐसा ही लिखोगे। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए क्या होगा जब सब्जेक्टिव पेपर होगा। तो गिवन आप लिखोगे, गिवन में क्या लिखोगे कि लेंथ 2 मीटर, फिर उसके बाद आप लिखोगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू 1.7 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। फिर आप लिखोगे रेजिस्टेंस, यानी आर की बात हो रही है, रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका 2 इंटू 10 की पावर -2 ओम। ये सब कुछ तो क्वेश्चन में दिया गया है। अब हमें फाइंड क्या करना है? रेजिस्टिविटी, रो हमें बताना है। तो आप क्या लिखोगे? अब आप लिखोगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। ये बात आपको लिखनी पड़ेगी तभी आप सॉल्व करोगे। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी। बात समझ में आई ना? अच्छा, R रो एल ए, इन चारों में से कोई भी 3 आपको देकर
चौथा पूछा जा सकता है। जैसे यहां पर आपको आर दे दिया गया है एल और ए दे दिया गया, रो पूछ लेते हैं। कई बार होगा कि कुछ और देकर कुछ और पूछ लेंगे, ठीक है ना, मतलब 3 देंगे, चौथा पूछ लेंगे। अच्छा, कभी कभी एरिया डायरेक्ट नहीं दिया जाता है, रेडियस दे दिया जाता है या डायमीटर दे दिया जाता है, तो आप पहले एरिया निकालोगे पाई आर स्क्वायर लगा के। क्लियर बात? अभी सवाल वैसे भी मैं करवा दूंगा एक दो। अब चलिए, वी नो, तो यानी कि रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए। यहां से रो की वैल्यू आ गई, रो इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। तो जरा रखिए, रेजिस्टेंस कितना भैया, 2 इंटू 10⁻⁻²। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो गया, 1.7 इंटू 10⁻⁻6। और लेंथ कितना हो गया, तो 2 मीटर। तो ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर तो सिर्फ 1.7 ये बचा और 10⁻⁸ और रेजिस्टिविटी हो जाएगी आपकी ओम मीटर में। तो क्या ये आंसर आ गया, 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। दैट्स द फाइनल आंसर। बात क्लियर? समझ में आया क्वेश्चन? आगे चलिए, ये क्वेश्चन देखिए। एक कॉपर वायर है, फिर से कॉपर वायर है जिसकी डायमीटर दी गई है अब 0.5 mm। इस बार क्या दिया गया है, डायमीटर। तो एक ये कॉपर वायर है आपका, और इस कॉपर वायर का इस बार ये डायमीटर दिया गया है कि 0.5 mm है, और इसकी रजिस्टिविटी भी दे दी गई है, यानी रो हमें दे दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर ए में हमसे पूछा गया है पार्ट 1 में कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। हम कितना लंबा वायर लें कि हमारी रेजिस्टेंस 10 ओम के बराबर हो जाए, कितना लंबा वायर लें, ठीक है ना, वहीं हमें लेंथ निकालना है। तो इस बार इसने क्या किया, रो दे दिया, आर दे दिया, और एरिया भी दे दिया। डायरेक्ट नहीं दिया, इनडायरेक्ट रूप से आपको एरिया निकालना होगा डायमीटर की मदद से। और उसके बाद आपसे इसने इस बार लेंथ पूछ लिया, फिर 4 में से 3 चीजें देकर चौथा पूछ लिया इसने। तो सबसे पहले तो आइए हम लोग डायमीटर निकालते हैं। फर्स्ट फाइंड डायमीटर। डायमीटर निकालेंगे, सॉरी फर्स्ट फाइंड एरिया। डायमीटर तो दिया गया है ना, फर्स्ट फाइंड एरिया। तो डायमीटर ये गिवन है, गिवन क्या है, डायमीटर 0.5 mm। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इसका आधा होता है, तो 0.5 डिवाइडेड बाई 2। डायमीटर का आधा ही तो रेडियस होता है, तो 0.5 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 0.50 को जब आधा करोगे तो 25 हो जाएगा mm। लेकिन ये mm हमें अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हम तो काम करते हैं अपना सब कुछ स्टैंडर्ड यूनिट में, यानी कि इसको मीटर में बदलो। चलिए इसको मीटर में बदल लेते हैं। तो आप जानते हो कि 1 मीटर जो होता है वो 1000 mm के बराबर होता है। क्लियर? तो इसको 1000 से डिवाइड कर लो, तो 1000 से डिवाइड कर लो, यानी कि ऊपर डिवाइडेड बाई 1000 करोगे तो ऊपर जाके 10⁻³ मीटर हो गया। ये बात समझ में आया ना, 0.25 डिवाइडेड बाई 1000, तो ऊपर जाएगा तो 10⁻³ आ जाएगा। तो बताइए एरिया क्या हो गया। अब यहां पे एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 रख लो, आर कितना आ गया 0.25 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। क्लियर? इसको जब सॉल्व करोगे, तो मैंने सॉल्व करके पहले से ही लिख रखा है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं। आपको मैं तरीका बता दूं कि ये 22/7 अलग रखना, फिर 0.25 का स्क्वायर करोगे तो वो कितना होगा बताओ, ये हो जाएगा 0.0625, और ये 10⁻³ हो जाएगा 10⁻⁶। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये एरिया आ जाएगा 0.1964 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, इसको सॉल्व करोगे तो इतना आएगा। ये अब आपको करना पड़ेगा एग्जाम में। ओके, चलिए, तो हमारे पास एरिया आ गया, हमारे पास रजिस्टिविटी दी गई है, हमें आर दिया गया है, हमें अब एल निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, वी नो डेट क्या,
आर इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर इंटू ए अपॉन रो। तो रेजिस्टेंस कितना दिया गया था, 10 ओम। एरिया अभी हमने निकाला कितना, 0.1964 इंटू 10 की पावर -6, और इसकी रजिस्टिविटी दी गई है 1.6 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है ना, मेरे पास लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मैं वहीं से देखकर लिख रहा हूँ, 1.6 इंटू 10 की पावर -8। क्लियर। अब इन सबको आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए ये 10 वाले को एक साथ सॉल्व कीजिए, ये 10, ये 10 और ये 10। तो ऊपर कितना है, 10 की पावर -6 और 10 की पावर 1, 10 की पावर -5, और नीचे है 10 की पावर -8। तो और ये मान के चलो अभी 1964 डिवाइडेड बाई 1.6 लिखा है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो ये बन जाएगा, ऊपर 8 जाएगा तो ये 10 की पावर 3 बन जाएगा, क्योंकि 10 ऊपर प्लस में जाएगा और 5 माइनस में है। तो कुल मिलाकर ऊपर 10 की पावर 3 बन गया, और यहाँ पे आपका अभी भी वही है कि 0.1964 डिवाइडेड बाई 1.6। अब इस पॉइंट को भी हटा लेना, और इधर अपना ऊपर एक जीरो आएगा और नीचे 10 की पावर 3 आएगा। ठीक है, नहीं 4 आएगा, 1 2 3 4, 4 डिजिट है ना, तो 4 आएगा। तो उसके बाद ये तो ऊपर 4 डिजिट 10 और नीचे 4 डिजिट, ये भी कैंसिल हो गया था। एक्चुअल में आपका बचा 1964 डिवाइडेड बाई 16। इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेना, इसको सॉल्व करना, और जो भी आंसर है दैट इज आवर आंसर, लेंथ। बात समझ में आई। तो थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, कैलकुलेशन आपको करनी होगी। मैथ्स अगर आपको आता है तो आप कैलकुलेशन आराम से करोगे। तो देखिए पहला पार्ट था कि लेंथ कितना होगा हमें बता दो। अब हम लोग दूसरा पार्ट इसका देखते हैं। दूसरा पार्ट कह रहा है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। जब हम डायमीटर को डबल कर देंगे इस कॉपर वायर का जो हमें दिया गया है, तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, डायमीटर डबल किया जा रहा है, चलिए सॉल्व करते हैं। R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए होता है, तो बाकियों से तो हमें मतलब नहीं है, हमें डायमीटर से मतलब है। डायमीटर को हमने डबल कर दिया, यानी कि यहां से एक बात निकली कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। मतलब हम लोग कह सकते हैं इट मीन्स R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। यानी कि हम लोग एक बात कह सकते हैं कि R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पाई, और R की जगह हम लोग लिख सकते हैं d/2। क्या कहते हो, रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा ही तो होता है, तो d की जगह हमने r/2 लिख दिया, r की जगह हमने d/2 लिख दिया। तो ये कांस्टेंट वाले टर्म तो हटा ही दो, ये पाई जो है इसको तो हटा ही दो, पाई का तो कोई यहां पर है ही नहीं, क्योंकि पाई तो चेंज होगा नहीं, यानी d/2 आ जाएगा r की जगह, d/2 आ जाएगा r की जगह। अच्छा, d/2 आ जाएगा, तो 2 को भी हटा दो, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, इससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब अगर देखा जाए तो रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डायमीटर का स्क्वायर। क्या कहते हो, अगर देखा जाए तो रेडियस जो निकल के आएगा वो 1 अपॉन डायमीटर का स्क्वायर, यानी कि डायमीटर के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस, सॉरी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो होगा वो डायमीटर के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर तुमने डायमीटर को डबल किया, डायमीटर को डबल किया, तो यानी कि इसको 2D किया और इसका स्क्वायर करोगे तो ये 4 आएगा ना, यानी रेडियस एक्चुअल में, सॉरी रेजिस्टेंस जो देखा जाए तो ये आ जाएगा 1/4। ये कितना आ जाएगा 1/4, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4। कई लोगों को ये बात थोड़ी सी अटपटी सी लगी होगी क्योंकि मैंने डायरेक्ट किया है, ठीक है ना, लेकिन आप समझ सकते हो, अगर आप इस तरीके को समझ जाओगे ना तो समझिए कि कोई भी सवाल आप चुटकी में सॉल्व कर लोगे। मैं अभी एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले एक बार इसको देखिए, फिर मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूं दूसरे तरीके से। तो ये R जो निकला ये 1/4 हो गया, और d स्क्वायर तो रहा ही रहा, ठीक है ना, क्योंकि हमने डायमीटर को डबल किया है।
तो यानी कि अब जो रेडियस आएगा वो पहले वाले रेडियस का 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। देखिए, जब हम लोग कहते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि एरिया को आधा करोगे तो रेजिस्टेंस डबल होगा, एरिया को डबल करोगे तो रेजिस्टेंस आधा होगा। लेकिन अगर ये यहां पर स्क्वायर हो जाए, जैसे यहां पे डी का स्क्वायर हो जाए, तो अगर अब तुम डायमीटर को डबल करोगे तो एक्चुअल में वो डबल का स्क्वायर होगा रेजिस्टेंस, यानी कि अब जो रेजिस्टेंस निकलेगा वो 1/4 डी के कंपेयर में चलेगा, क्योंकि ये स्क्वायर हो रहा है यहां पे 2D अब आएगा तो उसका स्क्वायर होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो इसीलिए ये डी का स्क्वायर हुआ है, 1/4 आया है। तो अब नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? पुराने रेजिस्टेंस का 1/4। तो यानी कि जो न्यू रेजिस्टेंस निकलेगा, पुराना रेजिस्टेंस कितना था 10, उसका 1/4, 10 का 1/4 यानी 10 इंटू 1/4, और 10 इंटू 1/4 सभी लोग जानते हो कितना हो जाएगा 2.5 ओम। तो यानी कि अगर डायमीटर को डबल कर दोगे तो रेजिस्टेंस 2.5 ओम ही बचेगा। अभी देखिए, अभी शुरुआत है, अभी 3-4 वैरायटी के और सवाल मैं करवा रहा हूं और ज्यादा समझ में आएगा, अभी तो ये शुरुआत है। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज हाफ्ड? अब हमने डायमीटर को आधा कर दिया, आइए देखते हैं। यहां पे क्या किया था हमने, डायमीटर को देखिए यहां पे डबल किया था, यहां पे हमने क्या किया था, डायमीटर को डबल किया था। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस डायमीटर को हाफ करने वाले हैं। तो मैं फिर से वही बात कहूंगा कि हम लोग इस तरीके का रिलेशन जानते हैं ना, लेकिन अब एरिया को डायमीटर के फॉर्म में लिख लो। एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि एरिया का डायमीटर में देखा जाए तो पाई आर की जगह d/2 का स्क्वायर लिख सकते हो, यानी एरिया जो है वो π/4 इंटू डी का स्क्वायर लिख सकते हो, π/4 इंटू डी का स्क्वायर लिख सकते हो। डी इज द डायमीटर, यानी कि π/4 तो हमेशा कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू भी फिक्स है, 4 भी फिक्स है, तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। यानी कि हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि r इज प्रोपोर्शनल टू 1/d²। r इज प्रोपोर्शनल टू 1/d²। बात क्लियर है ना? क्योंकि एरिया इसी के बराबर तो है। तो अब क्या किया, अब डायमीटर को डबल कर दिया, अब डायमीटर को नहीं, यहां पे डायमीटर को आधा किया, तो यहां पे हमने डायमीटर को आधा कर दिया। लो भैया, तो डायमीटर को आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा d/2, यानी कि r इज प्रोपोर्शनल टू 1/d/2 का स्क्वायर। अब बताइए, अब ये क्या होगा, अब ये एक्चुअल में d/d²/4 हो जाएगा, जो कि 4 कुदक के ऊपर चला जाएगा। तो r इज प्रोपोर्शनल टू 4/d², यानी कि ये 4 जो है अब सामने प्रोपोर्शनल में आ रहा है, यानी कि अब जो नया रेजिस्टेंस बनेगा वो 4 गुना बढ़ जाएगा। अब जो नया रेजिस्टेंस बनेगा वो 4 गुना बढ़ जाएगा। इट मीन्स न्यू रेजिस्टेंस जो निकल के आएगा वो हो जाएगा, पुराना रेजिस्टेंस 10 था और इसका 4 गुना, यानी कि अब 40 ओम हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 40 ओम। ये चीजें थोड़ी सी हो सकता है आपको परेशान करे, लेकिन वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, समझ में आएगा। अभी एक और मैं करवाता हूं, एक इसका पार्ट और बचा है, देखिए। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज ट्रिपल्ड? अब डायमीटर को हम लोग 3 गुना कर रहे हैं। देखिए, डायमीटर को 3 गुना कर रहे हैं, तो r इज प्रोपोर्शनल टू 1/a, और डायमीटर को 3 गुना कर रहे हैं अब, और इससे हम लोग निकाल चुके हैं कि d², डायमीटर के टर्म में लिखे तो। अब हम लोग डायमीटर को 3 गुना कर रहे हैं, यानी कि 3d, 3 गुना हो गया ना इसका स्क्वायर, यानी r इज प्रोपोर्शनल टू 1/9d², यानी कि अगर d² को हटाएं तो ये r इनवर्सली में आ रहा है, यानी कि r इज प्रोपोर्शनल 1/9, यानी अब जो नया रेजिस्टेंस निकल के आएगा, न्यू रेजिस्टेंस, वो क्या हो जाएगा, नया रेजिस्टेंस हो जाएगा पुराने रेजिस्टेंस का
1/9 1/9 टाइम्स, यानी कि 10/9 ओम। बात समझ में आई? अगर ना समझ में आया हो तो अभी आगे के जो 2 सवाल कराने वाला हूं उससे और ज्यादा समझ में आएगी, ठीक है ना। अभी जस्ट पैसन रखिए, थोड़ा सा पैसन रखिए, आगे चलिए। अब देखिए, इस सवाल को मैं पूरा इलेबोरेट करूंगा, लेकिन मैं चाह रहा था कि पहले आपको थोड़ा सा फास्ट वे में सिखा दूं। अगर ना समझ में आया हो तो ये आगे के 2 सवाल से आपको और अच्छे से क्लियरिटी होगी। A 6 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल अप बाय फोल्डिंग। उसने बोला कि एक 6 ओम का रेजिस्टेंस वायर था, ये 6 ओम का एक रेजिस्टेंस वायर था, ठीक है ना। और इसको क्या किया, डबल कर दिया, इसको फोल्ड करके, मतलब वायर पहले एल लेंथ का था, उसके बाद इसको फोल्ड करके L/2 का बना दिया गया, ठीक है ना। या उस वायर को पिघला के एक नया वायर बनाया गया और उसकी अब लेंथ जो है सो आधी कर दी गई, ठीक है। तो बोला जा रहा है यहां पे कि नया रेजिस्टेंस वायर का कितना होगा, हमें बता दो। अच्छा, डायरेक्ट मेथड पहले देख लीजिए। डायरेक्ट मेथड आप ये कर सकते हो कि अगर 6 ओम रेजिस्टेंस है जिसको डबल हमने किया है, इज डबल अप, तो अभी मैंने बताया ना, जैसे आप डबल करोगे, यानी आप डायमीटर को डबल कर रहे हो, आप उसके डायमीटर को डबल कर रहे हो, यानी उसके रेडियस को डबल कर रहे हो ना। डबल करने का मतलब क्या होगा कि उसके डायमीटर या रेडियस को आप डबल कर रहे हो, यानी कि जैसे ही r इज प्रोपोर्शनल टू 1/d² या r इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो यानी कि वो 1/4 आएगा। तो डायरेक्ट मेथड तो इसका हो गया कि जो नया रेजिस्टेंस निकलेगा r' वो निकल जाएगा पुराना वाला r डिवाइडेड बाई 1/4, यानी कि 6/4, यानी कि 1.5 ओम। ये डायरेक्ट हो गया। जो पिछले 3 सवाल अगर अच्छे से आपने समझे होंगे तो उससे ये डायरेक्ट आ जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा इसको और अच्छे से करते हैं। देखिए, लेट कर लीजिए, मान लीजिए कि जो पहले हमारे पास वायर था, फर्स्ट कंडीशन में लिख रहा हूं, फर्स्ट केस या फर्स्ट कंडीशन, आप जो भी बोल ले, फर्स्ट केस, लेट लेंथ ऑफ 6 ओम रेजिस्टेंस इज एल। मतलब ये पहले जो 6 ओम रेजिस्टेंस था उसकी लंबाई एल थी, पहले फोल्डिंग करने से पहले। और जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये भी हम लोग लेट कर लेते हैं कि ये ए है, यानी ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है ये कितना है आपका, ए है। और इस वायर की खुद की कुछ ना कुछ तो रेजिस्टिविटी होगी ही होगी, तो रेजिस्टिविटी ऑफ वायर हम लोग मान लेते हैं कि ये रो है, मतलब इसकी इंटरनल प्रॉपर्टी जो हार्डकोर प्रॉपर्टी है, डेट इज द रो। ये 3 चीजें हमने मान ली। देन जो हमारा रेडियस निकले, सॉरी मैं बार बार रेडियस क्यों बोल रहा हूं इसको, जो हमारी रेजिस्टिविटी निकलेगी वो निकल जाएगी रो इंटू L/A, और रेजिस्टिविटी 6 के बराबर दी गई है, रो इंटू L/A। ये हो गया आपका पहले केस का पार्ट खत्म। बात क्लियर? अब आइए दूसरा पार्ट। तो पहले पार्ट से हमें ये मिला कि 6 इक्वल टू रो इंटू L/A, पहले पार्ट से हमें ये मिला जो कि R की वैल्यू थी। अब केस नंबर 2, सेकेंड केस, आफ्टर फोल्डिंग। सेकेंड केस क्या ले रहे हैं हम, आफ्टर फोल्डिंग। अब पहला केस क्या लिया था हमने, बिफोर फोल्डिंग। यहां पर चाहो तो लिख भी लो कि पहला केस हमने लिया था बिफोर फोल्डिंग। अब हमने फोल्ड कर दिया, यानी कि उसको डबल कर दिया, आफ्टर फोल्डिंग, यानी कि उसको अब हमने डबल कर दिया, यानी अब जो लेंथ निकलेगा वो L/2 हो जाएगा। अब लेंथ क्या हो जाएगा भैया, L/2 हो जाएगा। अच्छा, अब नया रेजिस्टेंस नया डायमीटर कितना होगा, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा।
तो देखिए पहले वायर जो था उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए था, अब हमने क्या किया कि उसको डबल कर दिया, उसके ऊपर हमने डबल लेयर कर दिया, तो यानी कि अब क्रॉस सेक्शन एरिया 2a हो गया। तो भैया अब क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। बिल्कुल ये डायरेक्ट समझ में आ जाना चाहिए कि अब नया जो क्रॉस सेक्शन एरिया निकल के आएगा वो 2a हो जाएगा। तो आप यहां पर लिख भी सकते हो कि नाउ व्हेन वायर इज डबल्ड, व्हेन वायर इज डबल्ड, जब वायर को हमने डबल कर दिया तो लेंथ विल बी, तो लेंथ क्या हो जाएगा l/2, और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा 2a। क्रॉस सेक्शन एरिया सभी को समझ में आना चाहिए कि 2a हो जाएगा। और अब नया रेजिस्टेंस कितना होगा, वही तो हमें निकालना है कि नया रेजिस्टेंस कितना होगा। न्यू रेजिस्टेंस हम r' मान लेते हैं, वो कितना होगा। अच्छा रेजिस्टिविटी कितनी होगी, तो रेजिस्टिविटी इज द हार्ड कोर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, यानी पहले जिस वायर का यूज कर रहे थे अभी भी उसी वायर का यूज कर रहे हैं, तो ये तो रो का रो ही रहेगा, पहले रो था अभी भी रो है। तो जो ये नया रेजिस्टेंस r' है वो रो इंटू एल अपॉन ए, एल की वैल्यू यहाँ l/2 है और a की वैल्यू 2a है, तो यानी कि रो इंटू एल अपॉन ए और 1/2 नीचे आएगा तो ये 1/4 बना। लेकिन रो इंटू एल अपॉन ए तो पुराना वाला रेजिस्टेंस है, देखो ये रो इंटू एल अपॉन ए इज द इक्वल टू आर, यानी कि एक्चुअल में लिखा है r इंटू 1/4, लेकिन r की वैल्यू तो 6 है, r की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी गई है 6 है, तो 6 इंटू 1/4 आ गया आपका वो आंसर 1.5 ओम। देखा आपने, तो ये एक प्रॉपर तरीका होता है कि अगर बोर्ड में अगर आ जाए ये 2-3 नंबर का सवाल या 4 नंबर का सवाल तो आपको ऐसे करना होगा। बात समझ में आई ना, कि आपको पूरा पहले लिखना होगा कि हमने बिफोर फोल्डिंग के पहले क्या किया, आफ्टर फोल्डिंग के पहले क्या किया, और उसके बाद इसको पूरा व्यवस्थित बनाना होगा। एक और सवाल ऐसे ही देखते हैं, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस है आपको। फिर से एक 6 ओम का वायर है जिसको हमने डबल किया इसके लेंथ को बाय स्ट्रेचिंग। पहले देखिए इस सवाल में हमने क्या किया था कि डबल किया था फोल्ड करके, यानी कि उसके डायमीटर को डबल किया था। और 6 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल अप इट्स डायमीटर, यहां पे लिख दें तो और ज्यादा अच्छा है। हालांकि अगर फोल्डिंग शब्द लिखा है इसका मतलब है कि उसका डायमीटर ही डबल हुआ है। बात समझ में आई ना, उसकी मोटाई ही डबल हुई है। और स्ट्रेच किया है यानी उसको खींचा है, हमने खींच के डबल किया है, यानी कि अब उसकी लेंथ को डबल किया है। अब उसकी हमने क्या किया है, लेंथ को डबल किया है, यानी कि पहले अगर लंबाई l थी तो अब नया लंबाई कितना हो जाएगा 2l। पहले अगर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया a रहा होगा तो अब खींचने पर चूंकि आधा हो जाएगा ना, क्योंकि हमने डबल कर दिया है तो खींचने पर आधा हो जाएगा, यानी कि अब क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा a/2। और ये दोनों वैल्यू रख के आंसर निकालना कितना आ रहा है देखना। वहीं डायरेक्ट जो मैं हम लोगों ने पहले सीखा था कि डायरेक्ट अगर किसी चीज को डबल कर देते हैं, अगर डायमीटर को लेंथ को डबल कर देते हैं यानी कि डायमीटर को आधा कर देते हैं तो 4 टाइम्स हो जाता है, यानी कि वो आपका एक्चुअल में आंसर आ जाएगा 6 का 4 टाइम्स। नया रेजिस्टेंस जो आएगा r' वो आ जाएगा पुराना रेजिस्टेंस r इंटू उसका 4 टाइम्स, r का 4 टाइम्स, ये आ जाएगा 24 ओम। चाहो तो इसको आप निकाल सकते हो बहुत बेहतरीन तरीके से, वैसे ही करना। फर्स्ट केस बनाना, फर्स्ट केस में क्या लिखोगे, बिफोर स्ट्रेचिंग, जब हमने स्ट्रेच नहीं किया था उससे पहले पहले क्या कंडीशन थी, तो उससे पहले पहले कंडीशन थी कि लेट लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज l, क्रॉस सेक्शन एरिया a, रेजिस्टिविटी रो, तो रेजिस्टेंस जो निकलेगा रो इंटू एल अपॉन ए हो जाएगा, जहां पर r की वैल्यू 6 दी गई है। फिर उसके बाद दूसरा कंडीशन लिखोगे, दूसरा कंडीशन क्या लिखोगे, आफ्टर स्ट्रेचिंग, जब हमने स्ट्रेच कर दिया उसके बाद क्या होगा, तो स्ट्रेच करने के बाद आप लिखोगे आफ्टर स्ट्रेचिंग लेंथ विल बिकम 2l, क्योंकि लंबाई को ही हमने स्ट्रेच किया है ना डबल, तो 2l। न्यू क्रॉस सेक्शन एरिया इज a/2,
और रेजिस्टिविटी तो रो ही रहेगी। तो जो नया रेजिस्टेंस आर डैश निकलेगा वो निकलेगा रो इंटू एल अपॉन ए। तो रो इंटू एल, एल इस बार 2a है, ए बाई 2 है, तो यानी रो इंटू ये 2 ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा, एल बाई ए, और ऊपर इस बार 4 है, लेकिन रो इंटू एल अपॉन ए तो ये है। तो यानी कि अल्टीमेटली आ गई ना जो बात हमने लिखी थी। तो ये आपको करना है, इसीलिए मैंने नहीं किया, बस एक बार मैंने आपको समझा दिया कि कैसे करना है, सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कि एक ना एक सवाल इस पे जरूर पूछा जाता है, जरूर पूछा जाता है इस पे एक ना एक सवाल। अगर इसमें दिक्कत होगी आपको, अगर आपको लग रहा हो कि नहीं इस कंसेप्ट में मुझे अभी भी दिक्कत है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लाइव क्लास में मिलिएगा। लाइव क्लास हम लोग हफ्ते में 2-3 दिन कराते हैं, जिसमें कि डाउट सेशन होता है, तो उसमें आप मिलिएगा। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिएगा कि सर मैं लाइव क्लास में जुड़ना चाहता हूँ, 9798923012, आपको लाइव क्लास में ऐड कर दिया जाएगा और फिर वहां पे आप डाउट अपना पूछ सकते हो, ठीक है ना। इस व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप डाउट अपना पूछ सकते हो, ठीक है। फिर तो हम लोग अब आज यहीं रखते हैं, रेजिस्टेंस का हमारा काम खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग करने वाले हैं अब हम लोग यहां से करने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, कि आखिर रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे जोड़ते हैं, क्यों जोड़ते हैं, सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, फिर उसके बाद किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस कैसे करंट निकालते हैं, कैसे वोल्टेज निकालते हैं। बहुत सारे तरीके के उसमें भी सवाल आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। तो वो सब कुछ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से करना शुरू करेंगे। रेजिस्टेंस का आपका टॉपिक खत्म हो गया है, अब हम लोग रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन देखेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे, ओके ना। चलिए फिर आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।